दोस्तों, कतर देश की तरफ से भारत के लगभग 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इस बात की खबर तो मुझे उम्मीद है आप में से सभी लोगों तक पहुंच ही चुकी होगी। कुछ लोग इस पूरी खबर को समझ भी चुके होंगे, मगर ज़्यादातर लोग अभी भी ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। भारत के किन 8 लोगों को कतर की तरफ से फांसी की सज़ा सुनाई गई है, ये आखिर कौन लोग हैं, इनकी गलती क्या है, मतलब इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है। तो दोस्तों, वैसे तो आए दिन हम लोग इस तरह की खबरें पढ़ते ही रहते हैं कि जिन खबरों में बताया जाता है कि अरब देशों में दुनिया के दूसरे देशों से गए हुए लोगों को किसी न किसी जुर्म की वजह से फांसी की सज़ा हो जाती है। मगर इस बार ये जो भारत के लोगों का केस है ये पूरी तरीके से डिफरेंट है। यही वजह है कि जैसे ही ये खबर सामने निकल आ रही कि कतर की तरफ से भारत के इन 8 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो न सिर्फ भारत के ही गवर्नमेंट और भारत के ही लोग शौक हो गए थे, बल्कि पूरे ही दुनिया में हलचल मच गई थी। दुनिया भर में लगातार इसी खबर को लेकर बातें की जा रही है और इसी मुद्दे पर चर्चाएं की जा रही है। दुनिया भर में इस खबर को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसके पीछे 2 वजह है। पहली वजह तो ये है कि जिन 8 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है वो कोई आम लोग नहीं है, बल्कि वो तो ऐसे लोग हैं जो किसी दौर में भारत के जलसेना, मतलब कि जो भारत की नेवी है, उसमें भी बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। वो भारत के नेवी के पूर्व अफसर हैं। दूसरी वजह है वक्त, क्योंकि इस वक्त कतर की तरफ से ये फांसी सुनाए जाने का फैसला आया है। हम जानते हैं ऑलरेडी पूरी दुनिया इजराइल और फ़िलिस्तीन के जंग में फंसी हुई है। दुनिया भर में इसी को लेकर चर्चाएं हो रही है और इसको लेकर दुनिया ऑलरेडी 2 ग्रुप में डिवाइड हो चुकी है। अब जाहिर है ये जो सज़ा सुनाई गई है इसमें भी इजराइली एंगल है, इसीलिए ये माना जा रहा है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो गर्म मुद्दा चल रहा था, शायद उसकी वजह से ही कतर की तरफ से एकदम से ये फैसला सुनाया गया है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर भारत के पूर्व 8 सैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाए जाने के पीछे इजराइल का क्या एंगल है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 14 महीने पहले से, कि जब 30 अगस्त सन 2022 के दिन अचानक से कतर के खुफिया एजेंसी ने जगह जगह पर छापेमारी करके कतर में रह रहे इन 8 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था। एक लंबे वक्त तक तो किसी को खबर भी नहीं हुई थी कि ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बाद में धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए से ये खबर फैली थी कि कतर के खुफिया एजेंसी ने भारत के पूर्व 8 सैनिक के जो कतर में जॉब कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया है। उसके बाद वक्त गुजरता गया और फिर मार्च सन 2022 से अदालत के अंदर इनको सुनवाई भी शुरू हो गई थी। मगर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कतर के गवर्नमेंट शुरुआत से ही दुनिया भर के सामने इनके बारे में कुछ भी बताने से खुलकर बचती रही। मतलब दुनिया को ये जानकारी दी ही नहीं गई कि आखिर इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है और ये इनके ऊपर चार्जेज किया है और इनकी जो सुनवाई चल रही है वो किस तरह से चल रही है और इनका अंजाम क्या होगा। बस जो कुछ भी खबरें लोगों तक आ रही थी वो अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दावे किए जा रहे थे और जो पड़तालें किए जा रहे थे उसके ज़रिए से आ रहे थे। तो शुरुआत से ही अलग अलग मीडिया सोर्सेज से ये बात क्लियर की दी गई थी कि इन लोगों के ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम लगा है, कतर की जासूसी करने का, और वो भी किसी और के लिए नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के लिए। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब ये लोग जासूसी किस तरह से कर रहे थे और ख़ास तौर से किस चीज़ के बारे में कर रहे थे, ये सब कुछ जानने से पहले आप लोगों के लिए ये चीज़ भी जान लेना ज़रूरी है कि दरअसल कतर में लोगों को भारत की गवर्नमेंट तरफ से नहीं भेजा गया था, बल्कि ये लोग तो ऑलरेडी फ़ौज से रिटायर हो चुके थे। और जिस तरह से बाकी आम लोग हमारे देश के कतर में जॉब करने के लिए जाते हैं, वैसे ही ये लोग वहाँ पर प्राइवेट जॉब करने के लिए गए थे। वहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी। इस कंपनी में ये लोग प्राइवेट जॉब करने के लिए गए थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि कतर की ये जो प्राइवेट कंपनी है इसका कतर की गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट इस चीज़ को लेकर है कि कतर के गवर्नमेंट इसको जिम्मेदारी दे रखी है कि हमारे ये जो नेवी है, मतलब जो जल सेना है, उसके जो फौजी है तुम उसको ट्रेनिंग दो। अब ये कंपनी करती है ये है कि दुनिया के अलग अलग इलाकों के जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड के, मतलब जो पुराने नेवी ऑफिसर्स जो फौजी होते हैं उनको हायर करती है और उनको जॉब पर रखती है, और फिर उनके ज़रिए से एक जो कतर की नेवी है, जो जल सेना है, उसको ट्रेनिंग दिलवाती है। और इसी काम के लिए ही इस कंपनी में दस्तूर के मुताबिक इंडिया के भी इन 8 लोगों को भी जॉब पर रखा था, और ये 8 ही लोग इस कंपनी के ज़रिए से कतर के जो नेवी है, जो जल सेना है, उसको
ट्रेनिंग दिया करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑन रिकॉर्ड कतर के गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर इनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस थे और इनको ये मौत की सज़ा सुनाई क्यों गई है, पूरा बारीकी के साथ मैटर क्या है। मगर मीडिया के ज़रिए से ये बताया गया है कि अपनी ड्यूटी करते करते इन लोगों ने इजराइल के तरफ से कतर की जासूसी करना शुरू कर दी थी। ये लोग कतर से खुफिया जानकारी जुटाया करते थे और फिर इजराइल को पास किया करते थे। स्पेशली कतर का जो एक स्पेशल बड़ा प्रोग्राम चल रहा था सबमरीन के रिलेटेड, जिसके तहत वो इटली से कुछ बातचीत कर रहे थे और कोई बड़ी सबमरीन पर काम कर रहे थे। उससे रिलेटेड भी ये लोग इजराइल के लिए बड़ी तेज़ी के साथ जासूसी कर रहे थे। फिलहाल मीडिया के मुताबिक ही बाद में कतर के खुफिया एजेंसी के नज़र इन लोगों के ऊपर पड़ी और बाद में फ़ौरन उसने गिरफ़्तार कर लिया। हालांकि दोस्तों, मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं कि अगस्त में जिस वक्त इन सारे ही लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, उस वक्त इन लोगों के साथ साथ जिस कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे उसके मालिक को भी गिरफ़्तार किया गया था। मगर 1-2 महीने के बाद ही उसको आज़ाद कर दिया गया था और इन लोगों को गिरफ़्तार रखा गया था और बाद में कोर्ट के अंदर इन लोगों के ऊपर सुनवाई भी शुरू हो गई थी। फिलहाल जब इनको गिरफ़्तार किया गया था या फिर बाद में जब इनकी कोर्ट सुनवाई वगैरह भी हुई थी, तब से ही लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए इंडिया में जो आम लोग थे या फिर जो ओपोजिशन पार्टीज़ के लीडर है वो लगातार यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे थे और गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे थे कि वो कतर के गवर्नमेंट से जल्द इससे रिलेटेड बात करे और पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करे और हमारे जो पूर्व सैनिक है उनको वापस लेकर आए। दूसरी तरफ 1-2 मौक़ों पर भारत सरकार की तरफ से भी लोगों को ये भरोसा दिलाया गया था कि वो जल्द से जल्द कोशिश करेगी कि ये पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करके हमारे पूर्व सैनिकों को वापस लेकर आए। वक्त के साथ साथ इसके रिलेटेड खबरें भी बंद आना हो गई थी, तो लोगों को लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंदरूनी तौर पर कतर से इससे रिलेटेड बात कर रही है, क्योंकि जाहिर है जो 2 देशों के बीच किसी भी इस तरह के मुद्दे को लेकर अंदर ही अंदर बातें होती है। मगर अब अचानक से कतर ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए और स्पेशली भारत को हैरान करते हुए एक बड़ा फैसला लिया और उन 8 लोगों को मौत की सज़ा सुना दी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के आम लोग ही नहीं बल्कि भारत के गवर्नमेंट भी ये देखकर हैरान है कि अचानक से कतर ने इतना बड़ा और हैरान कर देने वाला फैसला क्यों लिया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के समझ रखने वाले लोगों को ये मानना है कि अचानक से इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे कहीं न कहीं दुनिया के मौजूदा हालात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में इजराइल और फ़िलिस्तीन का मैटर काफ़ी गर्म चल रहा है। जहां एक तरफ इस जासूसी वाले केस में इजराइल का एंगल है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कतर को तो एक कट्टर इजरायली विरोधी देश माना जाता है। कतर एक ऐसा देश है जो न सिर्फ हमास जैसे ग्रुप को सपोर्ट करता है, बल्कि हमास के जो नेता हैं ऊंचे लेवल के, वो रहते भी कतर में ही है ताकि दुनिया के बाकी लोगों से कनेक्ट कर सके। इतना ही नहीं, हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह या इस तरह के दूसरे ग्रुप जब मीटिंग वगैरह करते हैं तो जब एक तरह जगह मिलते हैं तो वो भी कतर को ही चुनते हैं। इवन हमने देखा कि इस जंग में भी हमास की तरफ से जितने भी कैदियों को अभी तक आज़ाद किया गया है उसमें भी कहीं न कहीं कतर ही मीडिएटर था। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कतर और हमास का या फिर कतर और फ़िलिस्तीन का क्या रिश्ता है और कतर इजराइल की किस लेवल की दुश्मनी है। तो कहीं न कहीं ऐसे मौके पर कतर इस तरह का फैसला लेकर इजराइल या फिर उससे जुड़े लोग जो कतर में ही रहते हैं उनको एक बड़ा संदेश देना चाहता है। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत की पॉलिसी को बता रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि शायद कतर की तरफ से ये फैसला इसलिए लिया गया होगा क्योंकि इस बार भारत का रुख इजराइल और फ़िलिस्तीन के लेकर थोड़ा बदला नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि भारत के गवर्नमेंट में तो बाद में दुनिया भर की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था और साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया था कि हम हमेशा की तरह अभी भी 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ खड़े हैं। मतलब हम फ़िलिस्तीनी स्टेट का सपोर्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन भी एक देश बने। मगर इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता है कि इस बार के फ़िलिस्तीन और इजराइल के जंग में भारत के लोग काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं। हर तरफ इसी बात को लेकर चर्चाएँ हो रही हैं कि आखिर इजराइल को इस बार भारत से इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों मिला है।
क्योंकि सोशल मीडिया पर इजराइल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट भारत से ही मिला था। इतना ज़्यादा सपोर्ट कि शायद खुद इजराइल के लोग भी इस चीज़ को देखकर हैरान थे और बार बार अलग अलग तरह से भारत के लोगों को सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा कर रहे थे। इवन बाद में तो कुछ मीडिया हाउसेज की तरफ से ये भी दावा किया गया था कि इस जंग के शुरू होने के बाद इजराइल के फेवर में और फ़िलिस्तीन के खिलाफ जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी, यानी कि जो फेक न्यूज़ फैली थी, वो सबसे ज़्यादा भारत से ही फैली थी। लेकिन दोस्तों, ये भी सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, वरना अचानक से कतर की तरफ से लिए गए इस फैसले के पीछे मेन वजह क्या है, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। साथ ही साथ इन लोगों के ऊपर किस तरह के चार्जेज लगाए गए और वो चार्जेज साबित हो भी सके या फिर नहीं, ये सब कुछ भी अभी हम लोगों के सामने नहीं आ सका है, क्योंकि कतर के गवर्नमेंट या कतर के कोर्ट ने अभी तक खुलकर कागजी तौर पर बताया ही नहीं है। सब कुछ मीडिया के ज़रिए से ही चल रहा है। बाकी सामने निकल कर आएगा तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।